नमस्कार, मैं आस्था जोशी कक्षा 12वीं से अपनी सहयोगी प्रीति के साथ आपका वीकली करंट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण क्रोनी कैपिटलिज्म। हाल में राती हिंडनबर्ग मुद्दे पर संसद के विपक्ष द्वारा क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाते हुए संयुक्त संसदीय समिति या भारत की मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम स्थिति के द्वारा जांच की मांग की जाए। आइए जानते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है। क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ करीबी संबंध रखने वाले व्यक्ति या व्यवसाय बाजार में अनुचित लाभ हासिल करने के लिए किया जाता है और राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते। द इकोनॉमिस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स 2021 में 7वें स्थान पर था, जहां देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्रोनी सेक्टर की संपत्ति 8% थी। क्रोनी कैपिटलिज्म से संबंधित यदि मुद्दों की बात की जाए तो मार्केट प्लेस में अनुचित लाभ क्रोनी कैपिटलिज्म भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, क्योंकि व्यवसाय अक्सर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर बाजार में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते या कानून के शासन को कमजोर करने के साथ ही सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है। जब कुछ व्यवसायों को उनके राजनीतिक संबंधों के माध्यम से अनुचित लाभ दिया जाता है तो यह बाजार की प्रतिस्पर्धा को विकृत कर देता है और छोटे व्यवसायों में एवं उद्यमियों के लिए सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इससे कुछ व्यक्तियों या निगमों के हाथों में धन और शक्ति का संप्रेषण हो सकता है। बड़े व्यवसायों की प्रमुख स्थिति अक्सर प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देती है और उन्हें अपने उत्पादों सेवाओं को आगे बढ़ाने या सुधारने के लिए हतोत्साहित। यह समग्र अर्थव्यवस्था में नवाचार को खत्म कर सकता है और प्रतिस्पर्धात्मक में गिरावट ला सकता है। व्यापक रूप से क्रोनी कैपिटलिज्म सरकारी संस्थानों और आर्थिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को कम कर सकता है। इससे नीति निर्माताओं के लिए सुधारों को लागू करना और व्यवसायों को प्रभावी ढंग से संचालित करना मुश्किल हो जाए। भारत द्वारा क्रोनी कैपिटलिज्म से जुड़े मुद्दों का समाधान। भारत उपनेता पहल नियामक एजेंसियों की स्वतंत्रता में वृद्धि और सरकारी अनुबंधों एवं सब्सिडी की पारदर्शिता में सुधार जैसे उपायों को लागू करके अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालियों में पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार कर सकता है। भारत छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए प्रवेश की बाधाओं को कम करने, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे कि लाभप्रदायी को कम करना एवं नियमों को सुव्यवस्थित करना। आसियान डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक। आसियान डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय एक सत्य डिजिटल भविष्य की ओर सक्रियता। आइए आसियान समूह के बारे में और विस्तार से जानते हैं। यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई। इसकी अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंग्रेजी के वर्णानुक्रम के आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है। नमस्ते योजना केंद्रीय बजट 2020 से 2024 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही सरकार सभी शहरों एवं कस्बों में सेप्टिक टैंक तथा शिविर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने का विचार। इस योजना को देश में सभी क्षेत्रीय स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज ULB तक विस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यह योजना आवासन और शहरी मामलों में मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की। इसका उद्देश्य असुरक्षित शिविर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है। यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए तो भारत में स्वच्छता सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा करना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मन के सीधे संपर्क में न आए, स्वच्छता कर्मचारी को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप
में शामिल करना और स्वच्छता उद्यमियों को चलाने हेतु सशक्त बनाना। सुरक्षित स्वच्छता कार्य के परिवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय ULB स्तरों पर पर्यवेक्षी तथा निगरानी प्रणाली को मजबूत करना, स्वच्छता सेवा चाहने वाले व्यक्तियों और स्थानीयों को पंजीकृत और कुशल स्वच्छता श्रमिकों की सेवा देने हेतु शामिल। ग्रीन स्टील। हाल ही में इस्पात मंत्रालय ग्रीन स्टील को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रीन स्टील क्या है। ग्रीन स्टील का आशय जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात के निर्माण से है। यह कार्य कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन गहन विनिर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है। यह अंततः ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, लागत में कटौती करता है और इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करता है। समझते हैं इसके उत्पादन का तरीका क्या होगा। अधिक स्वच्छ विकल्पों के साथ प्राथमिक उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करना, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, कम कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का प्रयोग, लोअर स्थिति इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्रत्यक्ष विद्युतीकरण। यदि इसके महत्व की बात करें तो ऊर्जा और संसाधन उपयोग के मामले में इस्पात उद्योग सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर भारतीय इस्पात उद्योग को वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आपने हमें बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो न्यूज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।